हो गया। नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और आप लोगों का ऑनेस्टी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। अब ये कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद इससे जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको भी सॉल्व हम करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र होता क्या है? तो हम ये जानते हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम, ये हमारे शरीर का एक प्रॉपर ढांचा बनाता है, एक संरचना बनाता है। हम जो खड़े हैं ये कंकाल तंत्र के कारण खड़े हैं, ये पूरा स्केलेटन के कारण खड़े हैं, तो ये एक पूरे शरीर का ढांचा बनाता है। और दूसरा ये हमको चलने फिरने में क्या करता है, मदद करता है। एक नॉर्मल सा इसका डेफिनेशन अगर बोला जाए तो बस यही है कि स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर की एक प्रॉपर संरचना, हमारा शेप एंड साइज बनाता है और ये हमको मूवमेंट करने में मदद करता है। जिस प्रकार आप देख रहे हो, ये पूरा स्केलेटन यानी जो हड्डियां रहती हैं, पूरा स्केलेटन जो हड्डियां आपस में जुड़कर एक स्केलेटन पूरा तंत्र बनाती हैं। ये देखिए आपस में हड्डियां पूरी क्या हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यही बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट करने में मदद करती हैं, ठीक है? तो ये एक शेप बनाती है, पूरा शेप है, पूरा साइज है और एक ये क्या करती है, मूवमेंट करने में मदद करती है। एक जनरल सा डेफिनेशन आपको पता ही होगा, ठीक है? स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है? पहला जो होता है उसको बोला जाता है आपका एक्सो स्केलेटन सिस्टम, एक्सो स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल, जिसे कहते हैं बाह्य कंकाल। और दूसरा होता है इंडो स्केलेटन सिस्टम। दूसरा होता है इंडो स्केलेटन सिस्टम, जिसे कहते हैं आंतरिक कंकाल। देखिए दो टाइप के होते हैं सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम, जिसे कहा जाता है आपका बाह्य कंकाल, और दूसरा होता है इंडो स्केलेटन सिस्टम, जिसे कहते हैं आंतरिक कंकाल, ठीक है? ये दो होता है, इसे बोलते हैं आंतरिक कंकाल, इसे कहते हैं आपका आंतरिक कंकाल, ठीक है? तो स्केलेटल सिस्टम समझिए, ये शरीर का एक शेप एंड साइज पूरा बनाता है एक तरीके से, और दूसरा मूवमेंट करने में मदद करता है, ये स्केलेटन होता है। स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल होता है और दूसरा आंतरिक कंकाल होता है, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। बाह्य कंकाल मतलब वो ऐसा नहीं है कि पूरा कंकाल बाहर में होता है, ये नहीं होता, ठीक है? बाह्य कंकाल मतलब होता है, एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए अगर इसको, तो हमारे शरीर में बाह्य कंकाल क्या है, हमारा नाखून है और दूसरा है हमारे बाल, ये हमारा क्या है, बाह्य कंकाल है। और दूसरी चीज ये है, अगर बाह्य कंकाल को डिटेल से समझे एग्जाम्पल से, तो जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्रैब यानी केकड़ा। आप अगर केकड़े को देखोगे, अगर क्रैब यानी केकड़े को देखेंगे, तो उसका बॉडी जो है, अगर आप देखोगे तो उसका बॉडी का हर एक शेप और साइज अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है? उस और देखने के और टच करने पे वो क्या लगता है, एकदम स्ट्रांग लगता है, मजबूत लगता है, मतलब एक तरीके से अगर उसको आप पकड़ा जाए तो थोड़ा से टाइट लगता है, ठीक है? और ये टाइट इसलिए लगता है क्योंकि उसका जो स्केलेटन होता है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाते हैं, यानी कि एक्सो स्केलेटन पाया जाता है। आप अगर केकड़े को देखोगे तो उसका पूरा तरीके से शेप एंड साइज अलग अलग दिखाई देता है। अगर वो रखा जाएगा, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, या उसको देखो, या स्कॉर्पियन यानी बिच्छू को देखो, ठीक है, तो उसका पूरा शेप एंड साइज अलग अलग दिखाई देगा। और उसको जब आप पकड़ोगे तो वो टाइट लगेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि उसका बाह्य कंकाल जो रहता है, जो छूने में क्या होता है, थोड़ा से हार्ड लगता है। जैसे हम अपने आप को टच करेंगे या किसी नॉर्मल जैसे चूहे को टच करें, तो उसका क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है, जिसके कारण टच करने पर बाहर का भाग क्या है, थोड़ा सॉफ्ट दिखता है। जैसे हम अपने आप को टच करेंगे तो ये बाहर का भाग थोड़ा सॉफ्ट दिखेगा, और इसके अंदर हमारा क्या है, आंतरिक कंकाल है, यानी कि अंदर में क्या है, हमारे बोन्स है। तो ठीक है, तो बाहर क्या है, पूरा मसल्स है, तो उसको दबाने पर थोड़ा सॉफ्ट लगता है, फिर ज्यादा दबाएंगे तो थोड़ा टाइट होता है, ठीक है? लेकिन ये जो जंतु रहते हैं, जिसका नाम है सबसे पहला क्रेब यानी केकड़ा होता है, दूसरा आता है मकड़ी होता है, ठीक है? अगर देखा जाए तो बिच्छू हो जाएगा आपका, ठीक है? उसके बाद आ जाएगी स्नेल आएगा, ठीक है? सीप आ जाएगा आपका,
सीप आ जाएगा, कोई भी कीट होता है आपका कॉकरोच आ जाएगा, तिलचट्टा भी आ जाता है इसमें, ठीक है, तिलचट्टा भी आ जाएगा, आंट चींटी भी आ जाएगी, ठीक है, और लास्ट में आएगा टर्टवाइज हो जाएगा, टर्टवाइज यानी कछुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं इनमें सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप देखोगे क्रैब यानी केकड़ा को देखोगे तो उसको छूने पर वो टाइट लगता है, कठोर लगता है। तो कठोर कब लगेगा? जब उसका बाह्य कंकाल बाहर होगा और पूरी तरीके से अलग अलग उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो ये बाह्य कंकाल का स्वरूप होता है। आप देखोगे मकड़ी, मकड़ी को भी देखोगे तो अलग अलग पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप बिच्छू को देखोगे, स्नेल, स्नेल यानी घोंगा, ठीक है, घोंगे को देखोगे तो उसके ऊपर एक कवर लगी रहती है, वो क्या कहलाता है? उसका बाह्य कंकाल कहलाता है, ठीक है। और जब भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उसको वो बाह्य कंकाल उसकी क्या करती है? रक्षा करती है, ठीक है। तो बाह्य कंकाल होता है। सीप जो होती है, सीप में भी एक कीड़ा पाया जाता है, अंदर में रहता है, ये पानी वाला कीड़ा है। तो वो जो सीप रहता है वो भी एक तरीका का क्या है? बाह्य कंकाल है, ठीक है, बाह्य कंकाल। कीट में कोई भी कीट देखोगे उसका क्या होगा? प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहता है। या तो मच्छर देखोगे, अगर मच्छर को आप हल्का सा बैठा है अगर उसको मारोगे तो उसके फोसिल्स बन जाते हैं, यानी कि उसका एक जैसे मारेंगे तो उसका फोसिल्स बन जाएगा, ठीक है। और उसको पकड़ के, अगर मच्छर को पकड़ के आप उसको दबाओगे तो थोड़ा टाइट लगता है, क्योंकि उसका बाह्य कंकाल बाहर में है। बाह्य कंकाल जो रहता है वो बाहर से रक्षा करता है आंतरिक भागों की, ठीक है। और कॉकरोच भी होता है, तिलचट्टा होता है, आंट होता है, ठीक है, और टर्टवाइज यानी कछुआ। कछुआ में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप कछुआ देखोगे तो ऊपर जो उसकी कवर पाई जाती है वो होता है बाह्य कंकाल। और कछुए का जो पैर और पूंछ रहता है उसमें पाया जाता है आंतरिक कंकाल। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाह्य कंकाल उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। तो बाह्य कंकाल थोड़ा से टाइट होता है, स्ट्रांग होता है, और आंतरिक भागों की क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है, एक तरीके से। ये होता है बाह्य कंकाल, ठीक है। और बाह्य कंकाल का निर्माण कहां होता है? तो बाह्य कंकाल का निर्माण आपका एक्सोडर्म और मीसोडर्म में होता है, मीसोडर्म में होता है। ये बाह्य कंकाल का निर्माण यहां होता है, एक्सोडर्म और मीसोडर्म में होता है, ठीक है। एक्सोडर्म जो बाहर की होती है, मतलब बाहर की परत होती है, मीसोडर्म मीडियम, और एंडोडर्म आंतरिक होता है। तो जब भ्रूणी विकास होता है तब से इसका निर्माण कार्य चालू हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो निर्माण कार्य होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल का, तो एक्सोडर्म और मीसोडर्म के माध्यम से होता है। एक्सोडर्म या तो एक्सोडर्म के माध्यम से होगा या तो मिजोडर्म के माध्यम से होता है, ठीक है, याद रहेगा, एक्सोडर्म के माध्यम से या मिजोडर्म के माध्यम से होता है, ठीक है। इससे बोला जाता है कि एक्सोस्केलेटन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, तो ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा इसे बहुत कम रहती है, ना के बराबर रहती है, इसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पाया जाता। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहते हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इंडोस्केलेटन में, यानी कि आंतरिक कंकाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको आंतरिक कंकाल पढ़ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आंतरिक कंकाल क्या होता है? देखिए, आंतरिक कंकाल जो है वो किस में पाया जाता है? हम लोगों में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, कोई भी जानवर देख लो उसमें सब में आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। ये क्या होता है? अंदर में स्थित होते हैं, बाहर से पूरी एक परत होती है जिसे त्वचा कहते हैं, उसके अंदर में मांसपेशी मसल्स होती है जो पूरी तरीके से किससे? बोन से चिपकी होती है, और उसके अंदर में बोन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आंतरिक कंकाल जो होते हैं ये हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स की रक्षा करते हैं, और हमारे चलने फिरने में मदद तो करते ही हैं, लेकिन हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स की रक्षा करते हैं। सेंसिटिव ऑर्गन्स मतलब जैसे आपका लीवर है, किडनी है, आपका ब्रेन है, ठीक है, लंग्स है, ठीक है। तो ये सारे हार्ट है, ये सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स रहते हैं जिनकी प्रॉपर सुरक्षा होनी ही चाहिए। तो इसकी सुरक्षा के लिए हमारे अंदर में क्या पाए जाते हैं? पूरा कंकाल पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी जो पसलियां हैं, रिप्स, रिप्स जो आपके चेस्ट में पाई जाती है, वो रिप्स किसकी रक्षा करती है? आपके लंग की रक्षा करती है, आपके हार्ट की रक्षा करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सर में जो क्रेनियम नाम की हड्डी पाई जाती है वो आपके ब्रेन की रक्षा करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अलग अलग भाग में अलग अलग हड्डी पाई जाती है जो क्या करते हैं? आंतरिक भागों की जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये इसी के बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ना है, चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला ये जो बना होता है इंडोस्केलेटन यानी कि आंतरिक कंकाल, ये किसका बना होता है? ये मेसोडर्म का बना होता है, बस इसको याद कर लीजिए। ये किसका बना होता है? मेसोडर्म का बना होता है, ठीक है। अब स्केलेटन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्केलेटन दो टाइप के होते हैं, स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का होता है और स्केलेटन दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो स्केलेटन होता है, ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कार्टिलेज और दूसरा होता है आपका बोन, ठीक है। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज को नर्म हड्डी बोला जाता है। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? नर्म हड्डी बोला जाता है। और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है। और कार्टिलेज के बारे में एक चीज बताता हूं कि कार्टिलेज कहां पाया जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जब भी हड्डी आप खा रहे होते हैं, ठीक है, हड्डी का ऊपरी जो सिरा रहता है, जहां से हड्डी ज्वाइंट रहता है, जैसे लेग पीस होता है, तो जहां से हड्डी ज्वाइंट रहता है तो हड्डी के एकदम मुहाने पर कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज होता है नर्म हड्डी और उसको आदमी खाता है। मतलब जैसे उसको काट के खाते हैं ना, तो वैसे ही नर्म हड्डी अगर रहती है तो उसको आसानी से खाया जा सकता है, लेकिन बोन्स को खाया नहीं जा सकता। तो जैसे भी कोई भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे चिकन और मटन खाते हैं, तो जो भी लेग पीस रहता है उसके स्टार्टिंग में कार्टिलेज रहता है और उसको आदमी बड़े से अच्छे से खाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्टिलेज एक नर्म हड्डी होती है जो उसे खाया जा सकता है, ठीक है। और कार्टिलेज जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का ये बना होता है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का ये बना होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसमें कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। इसमें कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। कार्डियोब्लास्ट नामक क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। अब इसको याद रखना है, कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका किसमें पाई जाती है? आपका कार्टिलेज में पाई जाती है। कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका कार्टिलेज में पाई जाती है, ठीक है। और यही क्या करती है? इसका निर्माण करती है। यानी बोल सकते हो कि कार्डियोब्लास्ट कोशिका किसका निर्माण करती है? कार्टिलेज का निर्माण करती है, ठीक है। अगर कार्टिलेज का एग्जांपल देखा जाए तो हमारे कान, ठीक है, कान, ठीक है, नाक होती है। अब ये कान जैसे इसको कैसे भी करके फोल्ड करोगे फोल्ड हो जाएगा, इसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है और वो हड्डी होती है, नर्म हड्डी होती है, ठीक है। हमारा नाक जो है सामने वाला भाग वो भी कार्टिलेज का बना है। तो जो कार्टिलेज रहते हैं, और तीसरा चीज ये कि हमारे शरीर में जो लंबी हड्डी रहती है और लंबी हड्डी का जो मुहाना रहता है उसमें कार्टिलेज लगा रहता है, ठीक है। कोई भी लंबी हड्डी हो, चाहे फीमर हो चाहे नीचे वाले हो, ठीक है, तो वो सारी जो हड्डियों का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, जहां से जुड़ी रहती है स्टार्टिंग पोजीशन रहता है, वहां पर क्या लगा रहता है? कार्टिलेज, ठीक है। तो हमारे शरीर में कार्टिलेज इस जगह में पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। कार्टिलेज को नर्म हड्डी कहा जाता है, ठीक है। ये मुलायम होती है थोड़ी, ठीक है। इसके चारों ओर एक लेयर होती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम लेयर कहा जाता है। इसके चारों ओर एक लेयर होती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कॉन्ड्रियम लेयर कहा जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर एक लेयर, एक मेम्ब्रेन होती है जिसका जिसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन या पेरिकॉन्ड्रियम लेयर पाई जाती है इसके चारों ओर, ठीक है। कि इसके चारों ओर जो पाई जाती है उसका नाम है आपका पेरिकॉन्ड्रियम लेयर, ये लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो याद करने वाली बात यह है कि कार्टिलेज और बोन दोनों अलग अलग होते हैं। बच्चों के शरीर में कार्टिलेज की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? वो बोन्स में कन्वर्ट होकर बोन्स, या क्योंकि बोन्स ज्यादा स्ट्रांग होती है, कार्टिलेज थोड़ा सा क्या होती है? मुलायम होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोन्स में। और बोन्स जो होती है पूरी तरीके से पूरा टाइट होती है। कारण ये रहता है क्योंकि ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? बना होता है, इसलिए काफी ज्यादा टाइट होता है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि कार्टिलेज को नर्म हड्डी बोला जाता है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है जो इसको बनाती है इसे कॉर्डियोब्लास्ट कहा जाता है। और इसमें कौन सा लेयर पाया जाता है? तो पेरिकॉन्ड्रियम लेयर पाया जाता है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज होता है, इसमें आपका तंत्रिका तंत्र का कोई भी हिस्सा नहीं पाया जाता। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं पाया जाता। प्लस इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते।
बस ये याद रखना, ब्लड वेसल्स और तंत्रिका तंत्र का इसमें कोई प्रभाव ज्यादा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा होता है बोन्स, इसे बोलते हैं अस्थि। ठीक है, ये किसका बना होता है? तो सबसे पहला बोन्स जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। ठीक है, और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से, इसी कारण ये बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और प्लस होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, इसका ये बना होता है, इसीलिए ये अस्थि जो होती है वो ज्यादा मजबूत रहती है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा कठोर रहती है। ये कौन सी कोशिका से बनी होती है? ये ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका से बनी होती है। ये ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका से, ब्लास्ट नामक कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, कोशिका से बनी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका से इनका निर्माण होता है और ये उसकी बनी होती है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहला कोलेजन प्रोटीन है, दूसरा ओसिन प्रोटीन है। सबसे पहला है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है इसमें, और दूसरा होता है आपका ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये दोनों प्रोटीन होते हैं। अब ये दोनों प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये वाला जो प्रोटीन रहता है वो हमारे हड्डी को मजबूत कराता है, एकदम स्ट्रांग बनाता है, और ये वाला जो प्रोटीन, ये वाला जो ओसिन प्रोटीन रहता है ये हमारे हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, हमारे हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, याद रहेगा, हमारे हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। ये वाला जो प्रोटीन रहता है ये हमारे हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, और ये वाला जो प्रोटीन रहता है इसी के कारण हमारी हड्डियां पूरी तरीके से कठोर और सख्त हो जाती है। तो ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लस इसमें क्या पाया जाता है? ये कोशिका पाई जाती है, और इसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से होता है। ठीक है, इसमें रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, और आपका तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी के समान, एक पतली सी रस्सी के समान पूरा फैला रहता है। तो यानी बोल सकते हो कि हमारे हड्डी में तंत्रिका तंत्र का भी एक हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र और ब्लड वेसल कहाँ एक्टिव रहती हैं? आपके बोन्स में एक्टिव रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल, बोन मैरो में क्या बनता है? आरबीसी खुद बनती है। तो बोल सकते हैं इसमें आपका तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र एवं ब्लड वेसल, ये दोनों इसमें प्रेजेंट रहती है, ये दोनों इसमें क्या रहती है? प्रेजेंट रहती हैं। चलिए, अब ये देख लेते हैं कि जब बाल्यावस्था रहती है, यानी बच्चे जब छोटे रहते हैं, तो उनमें हड्डियों की संख्या औसतन जो रहती है वो 300 रहती है। यानी कि अगर बच्चों में देखा जाए, चाइल्ड में, ठीक है, बच्चों में देखा जाता है तो बच्चों में हड्डियों की संख्या करीबन 300 रहती है, औसतन 300 रहती है, एवरेज के रूप में बोला जाए। चाइल्डहुड में देखते हैं, चाइल्डहुड में अगर देखा जाए बाल्यावस्था में, तो हड्डियों की संख्या होती है 208, लेकिन अगर एडल्ट में देखा जाता है तो हड्डियों की संख्या होती है 206। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाइल्डहुड में हड्डियों की संख्या होती है 208, फिर उसके बाद एडल्ट में हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। ठीक है, अब हम इसके बाद ये देख लेते हैं कि हड्डी जो रहती है, ठीक है, ये आपस में जुड़ी कैसे रहती है। तो हमारी जो बोन्स रहती हैं वो आपस में जुड़ी रहती है कनेक्टिव टिश्यू से। अगर बोला जाए तो हमारी जो बोन्स रहती है, बोन और ये बोन रहती है, ठीक है, ये आपस में जुड़ी, यानी कि अस्थि अस्थि आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ये करता है लिगामेंट, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका मसल्स जो होता है, और प्लस बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। ये टेंडन, ये भी क्या होता है? एक तरीके से आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट
लिगामेंट जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन्स को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये अगर प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, इसीलिए बॉडी क्या रहती है? पूरी तरीके से स्ट्रांग बनी रहती है, ठीक है। तो एक लिगामेंट रहता है, ठीक है, और टेंडन। लिगामेंट का जब प्रॉब्लम होता है तो घुटने दर्द करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये लिगामेंट जब कमजोर हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये होता है, ठीक है। तो ये बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट, और मसल्स को बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 206, लेकिन इसे भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है, इसको देख लेते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हमारी टोटल बोन्स की संख्या जो हमारे बॉडी में होती है, ठीक है, टोटल बोन्स अगर बोला जाए, टोटल बोन्स होती है 206, ठीक है। अब इसी को इसने अब इसी को बांटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब बांटेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपेंडिकुलर बोन्स, सबसे पहले आता है अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। अपेंडिकुलर बोन्स उस बोन्स को कहा जाता है जो क्या करती है? मूवमेंट करती है, जो मूवमेंट करने में मदद करती है या मूवमेंट करती है, ठीक है। तो जो मूवमेंट करती है उसे अपेंडिकुलर्स बोन्स कहा जाता है, और इसकी टोटल जो संख्या होती है वो होती है 126। इसकी टोटल संख्या होती है 126। देखो, सबसे पहले हम टोटल बोन्स की संख्या 206 होती है, ठीक है। अपेंडिकुलर्स बोन्स पहला भाग है, ठीक है। और ये जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है, और इसकी टोटल जो संख्या होती है वो 126 होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो एक्सल बोन्स होते हैं, एक्सल बोन्स होती हैं, और ये जो एक्सल बोन्स होती हैं इनकी टोटल संख्या होती है 80। और याद रखना, ये बोन्स में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। ये बोन्स क्या करती है? एक सेंसिटिव ऑर्गन्स की रक्षा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और ये जो बोन्स होता है ये बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करता है, ठीक है, मूवमेंट करने में मदद करता है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपेंडिकुलर बोन्स, इनकी टोटल संख्या होती है 126, 126। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला अपेंडिकुलर बोन्स 126 है। तो सबसे पहले जो आपकी बोन्स आती है, सबसे पहला हाथ, यानी कि हैंड, फुल हैंड बोला जाएगा, ठीक है, फुल हैंड, हाथ। सबसे पहले अगर हाथ की बात बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30, दूसरे हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30, यानी टोटल हड्डियों की संख्या हाथ में, दोनों हाथ को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 60। दोनों हाथ को अगर मिलाएंगे तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। अब इसका डायग्राम थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते, यहां से। तो सबसे पहला चीज, यहां से लेकर आपका ये जो यहां तक आता है, ठीक है, ये वाला भाग, यानी कि यहां से चालू हो रहा है और यहां तक आ रहा है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक वाला जो भाग रहता है, ठीक है, ये आपसे ये से ये, ठीक है, ये पहली हड्डी हो गई, और इसे हड्डी को बोला जाता है ह्यूमेरस, ह्यूमेरस, ठीक है, ह्यूमेरस कहा जाता है। ये हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। तो पहली हड्डी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से लेकर, सॉरी, ये जो ज्वाइंट है यहां से लेकर यहां तक दो हड्डियां आपको दिख रही होंगी। एक जो होती है, एक ऊपर से आती है और एक होती है नीचे से आती है। जो ये ऊपर से आती है ये केवल किसके डायरेक्शन पे आती है? हमारे अंगूठे के डायरेक्शन पे। और ये जो नीचे वाली बोन्स आती है किसके डायरेक्शन में आती है? हमारे लिटिल फिंगर के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आती है, और बीच का जो स्पेस रहता है वो खाली रहता है। आप टच करके देख लोगे, बीच का स्पेस क्या रहेगा? थोड़ा खाली खाली लगेगा। तो ये वाली जो हड्डी होती है और ये वाली हड्डी होती है, तो ये वाली हड्डी का नाम है रेडियस,
ठीक है, ये वाली हड्डी का नाम है आपका रेडियस, और ये वाली हड्डी का नाम है आपका अल्ना। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक आएगा। अब उसके बाद देखिएगा, पहली हड्डी हो गई आपका ह्यूमरस जिसकी संख्या 1 होती है, उसके बाद हो गई रेडियस जिसकी संख्या 1 होती है, और उसके बाद हो गई अल्ना जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाता है तो ये होता है यहां से लेकर आपका, ठीक है, ये पूरा जो एरिया रहता है, ये वाला पूरा एरिया रहता है, इसे बोलते हैं कलाई, और इसको बोला जाता है कार्पल्स, इसे बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, अब जो कार्पल्स होता है, ठीक है, कार्पस जो होता है इसकी टोटल संख्या होती है आपकी 8, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब ये जो कलाई होती है इसमें छोटी छोटी हड्डियां जो है वो एकदम छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, देखोगे यहां पर दिख रहा होगा छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं, और ये टोटल हड्डी कितनी रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो हड्डियां ये आपस में क्या रहती है, जुड़ी रहती है, और इनका साइज छोटा रहता है, और ये आपस में संगठित रहती है। तो इसी संगठित क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कलाई, और इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल भाषा में कार्पल्स। ठीक है, तो कार्पल्स ये होती है, तो कार्पल्स को क्या बोलते हैं, कलाई बोला जाता है, और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपके टोटल होती है 8, और ये कार्पल्स कलाई जहां पर आप चूड़ी या घड़ी पहनते हो ये होती है कलाई। तो इसमें हड्डियों की संख्या छोटी छोटी रहती है, टोटल रहती है 8। ठीक है, तो इस संख्याओं के मतलब इनमें हड्डियों की संख्या होती है 8। उसके बाद कलाई के बाद आपकी आती है हथेली, और हथेली को मेटाकार्पल्स कहा जाता है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स कहा जाता है, मेटाकार्पल्स कहा जाता है। ठीक है, ये होता है मेटाकार्पस। ठीक है, और मेटाकार्पस कहाँ होते हैं, आप यहां देखोगे ये वाला संरचना, ये वाली संरचना, इसको बोलते हैं हम हथेली। ठीक है, ये हमारी क्या है, हथेली, और ये पूरी जो हथेली है, ठीक है, इसे बोलते हैं मेटाकार्पस। ठीक है, और ये हथेली जो होती है वो इसकी संख्या होती है 5, क्योंकि आपकी जो उंगलियां रहती हैं वो कलाई से माध्यम से निकली रहती है, और ये हथेली में जो मांस की परत होती है पूरी तरह का मांसल भाग होता है, इसके कारण हमको यहां से दिखाई देती है हमारी उंगलियां, ना कि यहां से स्टार्टिंग से दिखाई देती है। और आप देखोगे यहां से स्टार्टिंग से उंगलियां निकली हुई है, तो ये मांसल भाग है, यहां पर इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसकी संख्या कितनी है, 5। तो बोल सकते हैं मेटाकार्पस की संख्या कितनी होती है, 5। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेलेंजेस, फेलेंजेस। ठीक है, फेलेंजेस यानी होती है उंगलियां, इसका मतलब होता है उंगलियां। ठीक है, अब ये उंगलियों की संरचना के बारे में देखा जाए तो उंगलियों में, अभी एक और डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा उसमें स्पष्ट दिखेगा, बस इसमें थोड़ा समझ लो। उंगलियों की संख्या होती है आपका, देखोगे ये हमारी जो उंगलियां हैं दिख तो हमको 5 रही हैं, लेकिन हम अगर उंगलियों को मोड़ेंगे तो 3 जगह से ये मुड़ जाता है। तो ये 3 जगह से मुड़ेगा, 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 और ये 3 जगह से मुड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, सॉरी, एक 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 जो है 2 जगह से मुड़ती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये वाली जो उंगली रहती है वो 3 जगह से मूवमेंट होगी, ये वाली भी 3 जगह से मूवमेंट होगी, ये भी 3 जगह से मूवमेंट होगी, ये 3 जगह से मूवमेंट होगी, और ये जो अंगूठा रहेगा ये 2 जगह से मूवमेंट होता है। तो ये देख सकते हैं ये 3 जगह से मूवमेंट है, ये इसका 3 जगह से है, ये भी 3 जगह से है, यानी कि इसमें 3 हड्डियां अवेलेबल है। ठीक है, तो यानी टोटल हड्डियों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 14। ठीक है, क्योंकि ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, और अंगूठा 2, यानी कि बोल सकते हैं 3 पचे 15 होता है, एक कम कर दो तो 14 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी संख्या हो गई 14, इसकी संख्या हो गई 5, इसकी संख्या हो गई 3, इसकी संख्या हो गई 1, इसकी भी संख्या हो गई 1, और इसकी भी संख्या हो गई 1, यानी टोटल ये अगर जोड़ा जाए तो इसकी संख्या हो जाएगी आपकी कितनी, 30, यानी 30। तो एक हाथ की 30, दूसरे हाथ की 30, यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 60। देखिए, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला जो है ये कार्पल्स है।
ठीक है, कार्पल्स है, ठीक है, जिसे कलाई कहते हैं। अगर इसको देखा जाए, गिना जाए, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये किनारे 8 हो गया। यानी टोटल संख्या इसकी कितनी हो जाती है? 8। और इसी को बोलते हैं कलाई, ठीक है, कार्पल्स बोला जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कलाई। अब यहां से ये होती है मेटाकार्पल, जिसको हम हथेली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? हथेली बोला जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम हथेली। किसको बोलेंगे? यहां से पूरा ये वाला जो भाग है ग्रीन कलर का मैं जो कर रहा हूं, इसको बोलते हैं आप हथेली, इसको बोलेंगे हम हथेली, ठीक है, ये हमारा हथेली वाला भाग है, ठीक है। और हथेली वाले भाग में टोटल हड्डियों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी इसमें हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाएगी? 5 पाई जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। अब ये है फेलेंजेस, फेलेंजेस यानी अंगुलियां। तो भैया ये जो अंगुलियां दिख रही हैं, ये सब का स्ट्रक्चर धीरे धीरे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। यहां से अंगुलियां देखोगे तो ये 3 भाग में बटी हुई है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और पहला और दूसरा। यानी कि अगर सबको जोड़ा जाए तो इसकी संख्या कितनी आएगी? 14। यानी हमारी इसमें 14 हड्डियां हैं, इसमें कितनी है? आपका 5 हड्डियां हैं, और इसमें कितनी है? 8 हड्डियां हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हाथ, ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, तो ये हाथ होता है। अब दूसरा जो होता है, दूसरा होता है आपका फुल लेग, यानी कि पांव की चर्चा कर रहे हैं, या पैर बोल सकते हैं, ठीक है। पैर में भी सेम वैसे ही रहता है। पैर में क्या रहेगा? 30 एक पांव में रहेंगे हड्डियों की संख्या, दूसरे में 30 रहेगा, यानी टोटल हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? 60। टोटल हड्डियों की गिनती रहती है 60, ठीक है। इधर राइट पांव में, लेफ्ट पांव में, राइट में भी 30 हड्डियां रहती हैं, लेफ्ट में भी 30 रहती है, यानी टोटल हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? 60, ठीक है। अब देख लेते हैं पांव के बारे में। देखिए, देखिए, हमारे पांव की जो सबसे पहली हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर की, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो फीमर सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे खोखली हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर ही कहलाएगा। हमारे शरीर की सबसे खोखली हड्डी फीमर कहलाएगा, ठीक है। ये जो फीमर होती है, ठीक है, ये फीमर है, ठीक है। उसके बाद ये फीमर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फीमर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। फीमर की संख्या कितनी होती है? 1, ठीक है। और ये फीमर कितनी लंबी होती है? तो ये होती है 48 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 19 इंच। ये 19 इंच लंबी रहती है, याद रखना, ये 19 इंच लंबी रहती है, 48 सेंटीमीटर की होती है। अब ये जो फीमर होती है इसकी संख्या 1 होती है। दूसरे नंबर में आएगा आपका पटेला। पटेला जो होती है इसकी भी संख्या 1 होती है, ठीक है। अब पटेला कहाँ स्थित होता है? एकदम हड्डी के ज्वाइंट्स में। और पटेला ऐसी जगह स्थित होता है, ये कटोरी के जैसा रहता है, इसकी स्ट्रक्चर कटोरी की जैसा रहती है, और ऐसी जगह ये एकदम ज्वाइंट में स्थित होता है, जिससे हमारा जो पैर है, ठीक है, वो एक ही तरफ मूवमेंट कर सकता है। आप देखोगे यहां पर ऐसी जगह गोला गोला लगा रहता है, ये होता है पटेला, जिसके कारण हमारा जो मतलब मूवमेंट होता है, इसका घुटने का जो मूवमेंट होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, 2 डायरेक्शन में नहीं होता है। तो ये होता है पटेला, जो आपके ज्वाइंट में प्रेजेंट रहता है, कटोरी के आकार का रहता है और ज्वाइंट में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगला जो आता है वो है टीबिया। इसकी भी संख्या 1 होती है। टीबिया जो होती है, ये वाली मेन वाली जो हड्डी होती है, ये होती है टीबिया। और ये जो होती है, ये हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। बस आप याद कर लेना, हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी पूछेगा तो आपका क्या नाम आएगा? टीबिया आएगा, ठीक है। ये टीबिया जो रहती है, ये मेन हड्डी रहती है, जो आपको यहां ज्वाइंट से लेकर इस ज्वाइंट को जोड़ने का काम करती है, ये होती है टिबिया। और इसके साथ साथ एक और हड्डी होती है जिसका नाम है फिबुला। ये हेल्पिंग हड्डी होती है, सपोर्टिंग हड्डी होती है। अगर आपसे पूछेगा हमारे शरीर की या पैर की सपोर्टिंग हड्डी का नाम क्या है, तो उसका नाम है फिबुला। मेन हड्डी रहती है टिबिया, ये इसके सपोर्ट में रहती है, और ये सबसे चमकीली हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी संख्या भी 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, और इसकी भी संख्या 1 ही होती है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पर।
ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी जो यहां पस की हड्डी है, ठीक है, ये जो हड्डी है आपकी, वो बोला जाता है, इसको बोला जाता है टार्सल। इसकी संख्या होती है 7। ठीक है, ये टखना बोला जाता है। ये जो भाग है ये आपका आएगा टखना। टखना जो ये पैर वाला जो भाग रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टखना। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो टखना। इसकी संख्या रहती है 7। इसकी संख्या कितनी रहती है? 7। उसके बाद मेटाटार्सल, इसकी संख्या रहती है 5। और फेलेंजेस जैसे उंगलियां रहती हैं, इसकी संख्या रहती है आपका जितना उसमें है सेम टू सेम इतनी है, 14। इसकी संख्या रहती है 14, यानी 7 है, 5 है, 14 है। ये टूटी रहती है, 20-20 से टूटी रहती है, 1 2 3 टूटी है, ऐसी ये भी टूटी है। और एक जो रहती है वो 2 भागों में टूटी रहती है। ठीक है, तो बस याद कर लेना कि टार्सल की संख्या होती है 7, मेटाटार्सल की संख्या होती है 5 और फेलेंजेस की संख्या होती है 14। बस दिमाग में ये बना लो कि पैर का नीचे वाला भाग और हाथ का सामने वाला भाग की हड्डियों की संख्या सेम होती है। जैसे हमारे हथेली में हड्डियों की संख्या 5 होती थी, वैसे इसमें मेटाटार्सल की संख्या 5 है। हमारी उंगलियों की संख्या 14 होती थी, यानी कि जो जो ऐसे बटी रहती थी, 3-3 भाग में बटी रहती थी। ठीक है, और अंगूठा 2 भाग में बटा है, वैसे ही इसकी संख्या 24 है। यानी कि ये दो जो नंबर है वो पहले हाथ के नंबर से एकदम मैच करता है। बाकी ऊपर का थोड़ा सा नाम अलग है, नाम तो सबका अलग है, लेकिन इसकी जो संख्या है वो एकदम सेम है, 5 और 14। तो ये याद कर लीजिएगा। यानी इसमें भी टोटल कितनी संख्या पाई जाती है? 30। और हाथ में भी टोटल संख्या कितनी पाई जाती है? 30। एक एक हाथ में 30-30 पाई जाती है, यानी टोटल हाथ और पैर को मिलाकर 120 हड्डियों का चर्चा हमने कर लिया। यानी दोनों हाथ में मिलाएंगे तो 60 हड्डी और दोनों पैर में मिलाएंगे तो 60 हड्डी, यानी कि 120। तीसरा बात करते हैं पेल्विक बोन्स की। पेल्विक बोन्स अगर हिंदी में अच्छे समझे जाए तो इसका नाम होता है कमर की हड्डी। इसकी भी संख्या होती है 2। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। ये होती है पेल्विक बोन्स। ठीक है, और इसकी संख्या भी होती है 2। ठीक है, लेकिन जब छोटे रहते हैं तो इसकी संख्या होती है आपकी 3। ठीक है, 3 होती है। देखिए, जब छोटे रहते हैं तो इसकी संख्या रहती है 3, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो तीनों हड्डियां आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, जैसे रहता है ये वाला जो भाग रहता है, ध्यान समझिएगा, ये वाला जो है मेनली चर्चा हम किसकी कर रहे हैं? इसकी कर रहे हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये वाला जो भाग है ना, इसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। ये वाला जो भाग है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये वाला भाग, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यही मेन है। ठीक है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, ये 3 हड्डियों से मिलके बना रहता है। ठीक है, बाद में क्या होता है? पहले 3 हड्डियों से मिलकर बना रहता है, फिर बाद में क्या, तीनों हड्डियां एक हो जाती है, ज्वाइंट ज्वाइंट हो जाती हैं, और फिर तीनों 3 को एक गिना जाता है। ठीक है, ये देखिए, यहां वाला जो पोर्शन रहता है इसे कहते हैं हम इलियम। ये वाला नीचे जो रहता है इसे बोलते हैं इस्चियम। और बीच वाला जो ये दो अलग अलग हड्डियां यहां पाई जाती है, इधर वाले को बोला जाता है प्यूबिक। तो ये वाले जो अलग अलग भाग रहता है, ये भाग अलग रहा, ये भाग अलग रहा, और ये यहां पस वाला भाग अलग रहा, ये बाद में तीनों मिलके एक हो जाते हैं और इसको एक सिंगल हड्डी कहा जाता है। तो यानी कि ये अलग था, ये अलग था, और यहां वाला भाग अलग था, ये बाद में मिलकर एक हो जाते हैं और इसको एक सिंगल बोन गिना जाता है। ठीक है, तो ये यहां से लेकर ये पूरा पोर्शन जो रहेगा आपका, ये यहां से लेकर आपका यहां तक,
ये पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा इसको एक गिना जाता है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये यहां से लेकर यहां तक एक गिना जाता है। यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी कि ये एक है और ये भी एक है, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी होता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये फीमर से भी जुड़ा होता है। याद रखना है, फीमर से भी ये जुड़ा होता है, यानी फीमर को भी कंट्रोल करके रखता है कौन? ये। और ऊपर से यहां से आपका क्या है, आपका बैकबोन जाती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम ये करता है। यानी कि एक तरीके से ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, यहां पर आपकी क्या होती है? किडनी का एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। यहां पर आपकी किडनी होती है, एक तरीके से पूरी तरीके से ये आपकी कमर की हड्डी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो नीचे के भी पोर्शन को संभाल के रखती है और ऊपर वाले पोर्शन को भी संभाल के रखती है। तो इसकी संख्या होती है 2। चलिए आगे चलते हैं। इसकी संख्या होती है 2। उसके बाद क्लेविकल बोन्स, उसके बाद चौथे नंबर में आता है क्लेविकल बोन्स। क्लेविकल बोन्स यानी कंधे की हड्डी होती है, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। अब देखते हैं इसको। ये देखिए शोल्डर बोन्स आपको दिख रहे होंगे। शोल्डर बोन्स में ये है एक पहला, और ये है एक पहला, यानी कि ये एक शोल्डर बोन्स, ये हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। ये बहुत जल्दी खिसक जाती है अपनी जगह से। आप बच्चों को देखोगे, बच्चों के अगर एकदम छोटे रहते हैं, उसको पकड़ोगे, ज्यादा हाथ उठाओगे तो ये हड्डी थोड़ी सी खिसक जाती है, ठीक है। या उसको उछालोगे तो ये हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है। यानी हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लेविकल बोन्स हो गया। चलिए, क्लेविकल बोन्स के बाद स्केपुला बोन्स आता है। अगला जो है स्केपुला बोन्स, पांचवा है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। स्केपुला जो बोन्स होता है वो हमारे बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। ये आपको फोटो स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ये होता है स्केपुला बोन्स, ये वाला जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये स्केपुला बोन्स कहलाता है। ये पीछे वाला जो हमारे हाथ उठाने में मदद करता है। एक तरीके से इसकी भी संख्या इसमें 1 है और इसकी भी संख्या 1 है, यानी इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 2। यानी कि ये बैक साइड में रहता है जो हम हाथ उठाते हैं, यानी कि ये इधर हाथ उठाते हैं, ठीक है। तो ये पीछे सपोर्ट देता है, तो ये होता है स्केपुला बोन्स, ठीक है। तो ये होती है इसकी संख्या 1 और 1, राइट में 1 लेफ्ट में 1, यानी इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इसकी संख्या हो गई टोटल 2, ठीक है। अगर हम लोग ये अभी जितना पढ़े उतना अगर देखा जाए, तो ये अगर हम देख ले तो ये होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये देख ले तो स्टार्टिंग में ये जो है आपका जो हाथ है, इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 60। आपका जो पैर है उसकी टोटल संख्या कितनी हो गई? आपका 60। यहां पर पेल्विक बोन की संख्या 2 है, इसकी भी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या 2 है, यानी टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 126। यही सारी हड्डियां आप देख लो, समझ लो, और आपको पता लगेगा कि ये सारी हड्डियां एक न एक तरीके से मूवमेंट में मदद करती है। हाथ का पैर होता है, हाथ पैर का मूवमेंट होता ही रहता है, आप जानते ही हो। हमारे पेल्विक बोन्स, कमर की हड्डी का भी मूवमेंट होता है, क्लेविकल बोन्स का भी मूवमेंट होता है, कंधे की हड्डी का भी मूवमेंट होता है, आपकी स्केपुला भी मूवमेंट करने में मदद करती है। यानी सारी हड्डियां किस में मदद करती है? शरीर के मूवमेंट करने में मदद करती है, ठीक है। ठीक है। दूसरा होता है एक्सल बोन्स। एक्सियल बोन्स होता है, ठीक है। उसकी चर्चा आप चालू करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सल बोन्स जो होता है, ठीक है, इसकी टोटल संख्या मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में 80 होती है। तो ये होता है एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स जो होती है इसकी टोटल संख्या होती है 80, ठीक है। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 80 होती है। अब एक्सियल बोन्स में वो बोन्स आती है जिनमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा अपन करते हैं, ठीक है।
तो इसकी संख्या होती है टोटल क्या होता है आपकी 80। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो बोन्स आता है वो है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जैसे बोला जाता है या रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। देखिए, एडल्ट में अगर बोला जाए इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 26। और अगर बोला जाता है बच्चों में कितनी होती है, चाइल्ड में कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो होती है वो होती है टोटल 33। 33 जो होती है वो बच्चों में होती है, और वयस्क में जो होती है वो 26 होती है। ठीक है, 26 इसकी होती है। ठीक है, तो 26 एडल्ट में होती है, और बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। अब देख लेते हैं कितनी होती है, गिन लेते हैं एक बार देख के। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये पूरी क्या है आपके रीढ़ की हड्डी। इसमें सबसे पहला वाला भाग सर्वाइकल होता है। ठीक है, सर्विकल होता है। सर्विकल यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, सर्विकल होता है। ये जो रेड पोर्शन में, सॉरी ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है, ये सर्विकल होता है। सबसे बड़ा भाग थोरिकिक होता है, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक। ठीक है, अलग कलर में। लुम्बर होता है आपका उसके नीचे, फिर सैक्रम होता है उसके नीचे, फिर कॉकिक्स होता है सबसे नीचे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो होता है वो पाया जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी जो संख्या होती है 7 होती है। इसकी संख्या होती है आपका 12 होती है, और इसकी संख्या होती है 5। इसकी संख्या होती है आपका 1 होती है, और इसकी भी संख्या होती है 1। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये पूरा है आपका वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब ये पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, इसका शुरुआत का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं सर्विकल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यहां से आपका क्या होता है, ये यहां से ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ठीक है, तो ये मेरु रज्जु रहता है, तो ये मेरु रज्जु का ही एक तरीके से ये भाग है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहां से ये वाला जो पोर्शन होता है ये बोल रहा है सर्विकल, जो आपके ब्रेन के पास रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी कमर की स्ट्रक्चर रहती है, मतलब आपके रिब्स के पीछे में जो रहती है, आपके रिब्स कहाँ, यहाँ। ठीक है, इसके जो पीछे वाला जो पोर्शन रहता है, जिसमें से आपकी सारी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, उसे बोलते हैं थोरकिक। और थोरकिक नाम से एक कैविटी होती है जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। और यही थोरकिक कैविटी किसकी रक्षा करती है, आपके लंग्स की रक्षा करती है, और आपके हार्ट की रक्षा करती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, आप दिख रहा है, ये वाला, ये थोरकिक दिख रहा है। इसी से आपकी जितनी भी रिब्स गई हैं, ये देखो रिब्स गई हैं, ये यहीं से गई हैं। ये आपकी जितनी भी रिब्स गई है ना, वो सारी रिब्स यहीं से गई हैं। ये पूरी रिब्स, ये जो दिख रहा है, ये सारी रिब्स यहीं से गई हैं। तो पूरा रिब्स कहां से जाती है, थोरकिक से। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेन के पास वाला भाग। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग। ठीक है, तो ये थोरकिक। ठीक है, यहां पर ज्यादा एक्टिव रहता है। अब इसके नीचे जब आते हैं तो ये रिब्स वाला भाग हो गया, यानी कि यहां से पूरा रिब्स जाती है, क्योंकि यहां से रिब्स की संख्या टोटल होती है कितनी होती है, 24। 12 इधर 12 इधर, यानी कि इधर से पूरा रिब्स 12 गई है, इधर से पूरा रिब्स 12 गई है। ठीक है, उसके बाद मेनली ये जो आती है, ये हमारे कमर को मेन का हिस्सा यही होता है, ये होता है लुम्बर। ठीक है, ये मेन कमर का हिस्सा होता है, जिससे हम लोग आराम से झुक सकते हैं, और आराम से क्या होता है, खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, झुक के खड़े हो सकते हैं। तो ये होता है लुम्बर। सैक्रम जो रहता है वो नीचे में रहता है। ठीक है, अभी आपने इसकी पूरा स्ट्रक्चर देखा है। ये वाला जो एक भाग होता है, दो भाग, ये एक एक भाग होता है। ठीक है, ये दोनों का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था। ठीक है, और ये वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है आपका लुम्बर, जिसकी संख्या कितनी होती है, 5। ठीक है, और होता है सैक्रम, इसकी संख्या होती है 1, और कॉकिक्स होती है, इसकी संख्या होती है 1। ठीक है, अब यहां से आप इसकी संख्या भी गिन सकते हो। ये क्रम से आप याद कर लेना, सर्विकल 7 होता है, थोरिकिक 12 होती है, लुम्बर 5 होता है, सैक्रम 1 होता है, कॉकिक्स होता है आपका 1। अगर ये सब को आप जोड़ते हो तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 26। ठीक है, इसकी टोटल संख्या हो जाती है 26। अगर आप इस पोर्शन को देखते हो तो इस पोर्शन में आप आसानी से गिन सकते हो इसकी संख्या। देखिए, आपको दिखेगा, यहां से आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
ठीक है, ब्लर कर जाएगा। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो ये रेड वाला जो पोर्शन रहता है ना, ये रेड वाला पोर्शन अगर गिनोगे तो इसकी संख्या होती है 7। इसकी संख्या होती है 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अब इसकी संख्या अगर देखोगे, ठीक है, तो इसकी संख्या यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी संख्या होती है 12। ठीक है, उसके बाद वाला जो पोर्शन देखोगे, इसकी संख्या होती है 1 2 3 4 5, इसकी संख्या 5 होती है। ये एक सिंगल होता है और ये भी एक सिंगल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपकी? 26। ठीक है, जो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। याद रहेगा? यहां पर कार्टिलेज की मात्रा बहुत, सॉरी, यहां पर लिगामेंट की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, क्योंकि हड्डियां आपस में क्या होती है? ज्वाइंट 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 करके जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो इसमें कार्टिलेज, सॉरी, इसमें लिगामेंट की मात्रा भी यहां पर ज्यादा रहती है। और देखो, हमारे कमर की एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसी हड्डी होती है, ये क्या है, अलग अलग मतलब छोटी छोटी जो हड्डियां रहती है वो आपस में क्या है, जुड़ी रहती है। और बीच बीच में लिगामेंट लगा रहता है, जिसके कारण हड्डियों को खिसकने नहीं देता। लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन्स को पूरी तरीके से प्रॉपर कैप्चर करके रखता है। हमारे बॉडी में कार्टिलेज भी होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये हड्डी ज्यादा मूवमेंट नहीं करती, हिल डुल नहीं सकती, फिर भी हमारा जो ये कमर रहता है ये मूवमेंट करने में सहायक होता है। ठीक है, ये जो हड्डी रहती है ये आपस में धीरे धीरे ज्वाइंट रहती है, एक सिंगल बोन नहीं होती है कि आपकी एकदम सिंगल बोन। अगर ये सिंगल बोन होती तो हम झुक नहीं पाते, हम हिल नहीं पाते। तो ये आपस में क्या है, कनेक्टेड रहती हैं, आपस में कनेक्ट कनेक्ट करके चलती हैं। और कई सारी हड्डियां जो होती है क्रम से होती है, आप देखोगे सारी हड्डियां क्रम से है, जो क्या करती है, बीच बीच में जुड़ी हुई है। इसीलिए हम आसानी से हर जगह से नहीं हिल पाते, हम मात्र कमर से ही अपने आप को झुका सकते हैं और उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें ये क्रिया होती है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें। पहला वर्टिब्रल कॉलम हो गया, जिसमें एडल्ट की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। बच्चों में संख्या होती है आपका 33। उसके बाद आता है चेस्ट बोन, जिसे रिप्स बोन भी कहा जाता है। आप चेस्ट बोन्स भी, चेस्ट बोन, इसको रिप्स बोन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या होती है 25। टोटल संख्या कितनी होती है? 25। तो इसमें रिप्स की संख्या जो होती है वो होती है आपका 24। ये 12-12 के पेयर में होते हैं, 12-12 के पेयर में होते हैं। और दूसरा होता है स्टर्नम। दूसरा क्या होता है? स्टर्नम। ठीक है, इसकी संख्या होती है 1। दूसरा होता है स्टर्नम, जिसकी संख्या होती है 1। देखिए, इसका फोटो देख लेते हैं, डायग्राम देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, देखिए, ये होती है, ये आपका रिप्स की, मतलब रिप्स बोन का पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखोगे तो ये इधर है टोटल 24। ठीक है, रिप्स की संख्या कितनी होती है? टोटल 24 होती है। इधर है आपका 12, इधर है आपका 12, यानी 12-12 कितना हो गया? 24। यानी इधर है 12 आपका, इधर है 12 आपका, दोनों को ऐड कर दो आपका 24, यानी इधर 12 इधर 12। ठीक है, ये बीच की जो, ये जो बीच की हड्डी रहती है ना, यहां से जो बीच की हड्डी आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं स्टर्नम। इसकी संख्या कितनी होती है? मात्र 1 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? मात्र 1 होती है। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ा जाए, ठीक है, देखा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मैंने इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया उसमें आपको दिखाया था कि पीछे से रिप्स की, पीछे की हड्डी जो हमारे बैक की जो हड्डी होती है वहां से पूरी रिप्स आ रही हैं और कहाँ मिल रही है? सामने की तरफ। तो ये जो
पीछे से ये रिप्स आ रही हैं, ये पसलियां या हड्डियां आ रही हैं, ये सामने वाले जो हमारे स्टर्नम से उससे जाके क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और इसी रिप्स के अंदर क्या सेफ रहता है, आपका लंग्स और हार्ट सेफ रहता है। अगर ये रिप्स नहीं होंगे तो आपका हार्ट और लंग डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको बोला गया है कि इसकी संख्या तो 12 है। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक यानी कि 1 to 7 तक रिप्स को ट्रू रिप्स कहा जाता है। ट्रू रिप्स का मतलब ये होता है कि प्रॉपर तरीके से पीछे से आ रही हैं और इधर से क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही हैं। पीछे से आ रही हैं, इधर से क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। यानी कि 1 से लेकर 7 तक जो रिप्स हो रही हैं वो पीछे से प्रॉपर आ रही हैं और सामने ये जो स्टर्नम है, जो हड्डी है, बीच की जो बोन्स है, इससे आके क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। इससे आके क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। पीछे से हो रही है और आगे ज्वाइंट हो रही है। ये देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। ये जो 7 हड्डियां हैं यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। ये जो 7 रिप्स हैं ये प्रॉपर तरीके से पीछे की हड्डियों से निकलकर सामने के स्टर्नम से ऐड हो जा रही हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है, इसे ट्रू रिप्स कहा जाता है। उसके बाद फॉल्स रिप्स किसे कहते हैं, 8 से 12, 8 से लेकर 12 को फॉल्स रिप्स कहा जाता है। फॉल्स रिप्स का मतलब ये होता है कि पीछे की हड्डी से तो ये निकल रहे हैं, पीछे की हड्डी से तो ये निकल रहे हैं, लेकिन स्टर्नम से जुड़ने के बजाय आपस में ही, यानी कि पीछे से तो आ रहे हैं लेकिन ऊपर से जो रिप्स की हड्डी गई है उसी में जाके ऐड हो जा रहे हैं। यानी पीछे से जो आ रहे हैं, ऊपर से जो हड्डी गई है उसी से जाके ऐड हो जा रहे हैं, यानी स्टर्नम तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए इसको फॉल्स रिप्स कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 4, 8 4 12। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4। फॉल्स रिप्स किसे कहते हैं, पीछे की हड्डी से तो निकलेगी लेकिन स्टर्नम से ऐड नहीं होती हैं, अपने ही में से किसी से जाके मिल जाएंगे। ये देखो, यहां से निकल रही है। ठीक है, यहां से निकलने के बाद ये यहां से मिलने के बजाय ये यहां से लेकर यहां पर ऐड हो जा रही है, यहां से लेकर यहां पर, ये यहां से लेकर यहां तक, और एक और हड्डी होती है नीचे में जो यहां से लेकर यहां तक हड्डी, यानी कि टोटल संख्या 4 होती है। एक होती है फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स की संख्या मात्र 2 होती है, 11 और 12। फ्लोटिंग रिप्स निकलती तो पीछे से है लेकिन किसी से ऐड नहीं होती, बस ऐसी खुला रहती है। ठीक है, यानी कि निकलेगी ऐसे और आपका इस प्रकार से, जैसे मान लेते पीछे बैकबोन है। ठीक है, निकलेगी और इस प्रकार रहेगी, निकलेगी यहां से और इस प्रकार है, यानी किसी से ऐड नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो हड्डियां रहती हैं वो क्या कहती है, एक प्रॉपर स्पेस देती है, क्योंकि डायफ्राम जो प्रेजेंट रहता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग के नीचे क्या रहता है, डायफ्राम, उसको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए अपने आप को फूलने के लिए। तो प्रॉपर स्पेस कौन प्रदान करता है, ये पसलियां प्रदान करती हैं। ठीक है, याद रखना, सबसे ज्यादा जो पसलियां पाई जाती हैं इस प्रकार की फ्लोटिंग रिप्स सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, एनाकोंडा यानी अजगर जैसे सांपों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो जितना बड़ा सांप होगा फ्लोटिंग रिप्स उस पर उतनी ही बड़ी पाई जाएगी। फ्लोटिंग रिप्स का मतलब होता है कि ऊपर के पोर्शन से ये पूरा अटैच रहती है और बस इस प्रकार से खुली रहती है। इसीलिए देखोगे एनाकोंडा बड़े बड़े जानवर को खा जाता है, क्योंकि भले मुंह उसका छोटा हो लेकिन वो अपने आप को बड़ा कर लेता है। बड़ा क्यों करता है, क्योंकि उसके शरीर में पूरी रिप्स ही रिप्स हैं पूरी। ठीक है, और वो क्या करती हैं, अब ये दोनों जो स्नेक की जो रिप्स रहती है वो निकली तो रहती है लेकिन नीचे किसी से जुड़ी नहीं रहती, और जब कोई चीज जुड़ा नहीं है तो वो उसको फैलाया जा सकता है। तो इसीलिए रिप्स को वो आसानी से क्या करते हैं, फैलाते हैं और अपना आकार क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा रिप्स पसलियां किसमें पाई जाती है, बड़े सांपों में पाई जाती है, स्नेक्स में पाई जाती है। तो ये होता है रिप्स। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका चेस्ट बोन हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है आपका। देखिए, चेस्ट बोन जो था, रिप्स बोन, उसकी टोटल संख्या थी आपकी 25। अब जो 25 है तो कौन कौन से है, मतलब एक जो होगी स्टर्नम हो गई। ठीक है, और दो और जो 24 में 12 12 के पेयर में ये प्रेजेंट रहती है।
उसके बाद अगली जो बोन देखते हैं वो होता है हेड यानी सिर। ठीक है, हेड बोन्स बोल सकते हैं इसको। इनकी टोटल संख्या होती है 29। ठीक है, हेड बोन्स की संख्या टोटल कितनी होती है 29। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है आपका स्कल यानी खोपड़ी, इसे कपाल कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है स्कल। ठीक है, इसको कपाल कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है 8 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है 8। स्कल में बोन्स की संख्या कितनी होती है 8 होती है। अब आप स्कल देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये होती स्कल बोन्स। स्कल बोन्स की टोटल संख्या होती है 8 होती है। और ये स्कल बोन्स जो रहते हैं ये आपस में एक तरीके से दरार, मतलब एक तरीके से 8 एक हड्डी नहीं रहती है। ये 8 जो हड्डी रहती है ये अलग अलग हड्डी रहती है जो आपस में क्या होती है टाइटली पैक होती है। और यही जो क्रेनियम हड्डी होती है, ये देखो ये 8 हड्डी जो होती है इन्हीं को बोला जाता है क्रेनियम हड्डी। और यही क्रेनियम हड्डी जो है हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से क्या करती है प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, याद रहेगा, इसको बोलते हैं क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी, ये क्रेनियम बोन्स रहते हैं, बोन्स रहते हैं और इनकी टोटल संख्या रहती है 8। इसी को बोलते हैं आपका स्कल बोन्स कहा जाता है। इसकी संख्या रहती है 8। ये पूरी तरीके से 8 संख्या रहती है और ये पूरी तरीके से हमारे ब्रेन को क्या करते हैं प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्कल बोन्स की संख्या टोटल 8 होती है। ये अलग अलग भाग में बटे होते हैं और आपस में ज्वाइंट एकदम पैक होते हैं। तो इसके कारण हमारा जो ब्रेन रहता है पूरी तरीके से क्या रहता है सेफ रहता है। ठीक है, और ये जो हड्डियां रहती हैं इसमें मूवमेंट तो ना के बराबर ही रहता है, बिल्कुल नहीं रहता मूवमेंट इसमें। इसमें मूवमेंट रहता ही नहीं है। ठीक है, ये होती है हमारी आपकी स्कल बोन्स। ठीक है, ठीक है, स्कल बोन्स के बाद हमारा आता है फेस यानी चेहरा। हमारा जो फेस होता है, अब जो फेस होता है उसमें जो संख्या उसमें जो बोन्स की जो संख्या होती है, बोन्स की संख्या जो होती है वो टोटल कितनी होती है 14। ठीक है, टोटल कितनी होती है आपकी 14। यानी कि जो हमारा जो फेस होता है वो कितनी हड्डियों का बना होता है 14 हड्डियों का बना होता है। प्रॉपर तरीके से अगर ये 14 हड्डियां अपनी जगह में व्यवस्थित है तो चेहरा जो है वो एकदम करेक्ट बनता है। लेकिन अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो चेहरे में थोड़ी सी बनावट में जो है वो थोड़ा चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 14 हड्डियां जो आपके पूरे अच्छे से फेस का क्या करती है निर्माण करती हैं। तो ये 14 हड्डियां होती हैं। अब ये 14 हड्डियां जो होती हैं, ये देखिए ये पूरी 14 हड्डियां हैं जो आपके फेस का क्या करती है निर्माण करती है। ठीक है, आप गिनोगे पूरी 14 हड्डियां हैं। ठीक है, एक नेजल होती है, क्राइमल होती है। ठीक है, नेजल होती है ये नाक के पास होती है 2 हड्डियां। क्राइमल जो होती है ये आंख के पास होती है ये 2 हड्डियां। ठीक है, उसके बाद रहता है नेजल, इंफीरियर नेजल। ठीक है, ये नाक के नीचे में रहती है जो नाक को एक प्रकार के सहारा प्रदान करती है आपके कार्टिलेज को। उसके बाद होता है मैक्सिला होती है। मैक्सिला जो होती है ऊपर का जबड़ा बनाती है, ये ऊपर का जबड़ा होती है। ठीक है, इसकी भी संख्या एक इधर रहती है एक इधर रहती है। यहाँ पर भी एक इधर है एक इधर है। ये नजल जो होती है, नजल की संख्या एक इधर है एक इधर है। ये क्राइमल की संख्या एक इधर है एक इधर है। ये वाली जो संख्या है इंफीरियर नजल, ये एक इधर है एक इधर है। ठीक है, और ये मैक्सिला जो होती है ये ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। एक जबड़ा ये हो गया, एक जबड़ा ये हो गया। अब मैंडिबल जो होता है ये निचला जबड़ा एक ही होता है जो यहां से लेकर यहां तक पूरा ज्वाइंट होता है। पूरा एक ही जबड़ा होता है हमारा, एक ही हड्डी होती है। और ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, एक तरीके से सबसे मजबूत हिस्सा होता है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत अंग बोलेगा, बॉडी पार्ट बोलेगा तो ये है आपका मैंडिबल। आपका क्या है निचला जबड़ा। आपके शरीर का सबसे मजबूत बॉडी पार्ट या अंग बोलेगा तो आपका क्या है ये मैंडिबल है, आपका निचला जबड़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है वुमर होता है। हमारे नाक के यहां पर स्थित होता है वुमर, एक होती है इसकी संख्या। उसके बाद होता है प्लेटिन,
उसके बाद आता है जाइगोमेटिक। ठीक है, जाइगोमेटिक जो होता है वो आपका यहाँ होता है, जो आपका क्या होता है, ये गाल का ऊपरी भाग का निर्माण करता है। ये एक इधर होता है और एक इधर होता है, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, और लास्ट होता है पैलेटिन होता है, इसकी भी संख्या 2 होती है। जो नाक को प्रॉपर क्या कहते हैं बांध के रखता है, ये पैलेटिन होता है। एक ये होता है, दूसरा ये। तो इसमें टोटल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। और 14 हमारे जो है बोन्स जो हमारे फेस का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारे आंख जो होती है वो पूरी खोखली होती है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारी आंख जो होती है पूरी खोखली होती है। ठीक है, ठीक है। हमारे कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो हमारे कान में हड्डियों की संख्या होती है आपका कितनी होती है, ईयर में अगर बोला जाए कान में, तो इसमें हड्डियों की संख्या होती है मात्र 6 होती है। और ये 6 में से, ठीक है, 3 हड्डियों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। एक होता है मेलिनस, दूसरा होता है इनकस, और तीसरा होता है स्टेपिस। दूसरा होता है आपका स्टेपिस। ये 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 6 के बारे में नहीं याद रखना है, बस 3 को याद रखना है। ये पहला होता है आपका मेलिनस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपिस। बस ये तीनों के बारे में याद रखें। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है, कान में। और इसका आकार होता है 0.6 mm। 0.6 mm किसका होता है, आपके स्टेपिस का, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और ये एक लास्ट हड्डी जो होती है, ठीक है, वो होती है हाइड बोन्स। ठीक है, ये लास्ट हड्डी जो होती है वो होती है हाइड बोन्स। ठीक है, इसकी भी संख्या एक होती है, इसकी संख्या एक होती है। ये हाइड बोन्स का आप अगर देखोगे स्ट्रक्चर, तो ये गले के पास पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है, जब भी किसी को फांसी की सजा लगती है तो ये हाइड बोन्स ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, यही क्या करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और आदमी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। देखिए, ये जो रहता है आपके यहाँ पास प्रेजेंट रहता है, ये कहाँ पास प्रेजेंट रहता है, यहाँ पास आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पास प्रेजेंट रहता है, ये हाइड बोन्स रहता है। जब भी फांसी की सजा दी जाती है तो हाइड बोन जो रहता है अपनी जगह से खसक जाता है, और ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको ब्लॉकेज कर देता है, इसलिए आदमी की डेथ हो जाती है। इसकी संख्या मात्र एक होती है, ये याद रखना। ये यहां पास पाया जाता है, आपका क्या पाया जाता है, हाइड बोन्स पाया जाता है, ये यहां पास पाया जाता है। इसकी संख्या मात्र एक होती है। जब इसकी संख्या अगर एक हो गई, तो अगर शुरुआत से देखा जाए, ठीक है, वहां से देखा जाए तो टोटल अगर गिना जाए, ठीक है, टोटल अगर गिना जाए तो इनमें ये हेड बोन्स की संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 29 अगर गिना जाए तो। ठीक है, 29 हो जाती है। ठीक है, तो 29 जब होने जाती है, तो अगर हम शुरुआत से देखें एक्सल बोन की, तो एक्सल बोन की टोटल संख्या कितनी हो गई, 80। अगर आप देख लोगे जोड़ के, तो आपको जो टोटल मिलेगा वो आपकी 80 हड्डियां रहती हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अपेंडिकुलर जो बोन्स होते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट करने में सहायक होती है, उसकी टोटल हड्डियों की संख्या 126 होती है। एक्सल बोन जो होती है, जो हमारी सेंसिटिव ऑर्गन्स की रक्षा करती है, उसकी टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, आपका 80 होती है। टोटल अगर जोड़ देते हैं तो हमारी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 हो जाती है। और इसी चीज को अपने को देखना है। ठीक है, हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206। ठीक है, हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी हड्डियों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में दूसरा जो पार्ट रहेगा आपका, वो ज्वाइंट्स के बारे में रहेगा। हमारे शरीर में कौन कौन से ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, उसमें कौन सी इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। हर ज्वाइंट्स को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, उसमें हम ज्वाइंट्स के बारे में चर्चा करें। थैंक यू।